नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो मेहनत है आपके सामने दिखा देते हैं हम। आज हम परसेंटेज से 2 सवाल, रेशियो से 2 सवाल, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 1 सवाल, प्रॉफिट और लॉस से 2 सवाल, इसके अलावा क्षेत्र मिति से 1 आएगा, एलसीएम और एचसीएफ से 1 आएगा, बोर्ड मास में जो होता है सिंप्लीफिकेशन उससे 1 क्वेश्चन, समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क से 1 सवाल आएगा, एवरेज से 1 सवाल आएगा, डिस्काउंट से 1 सवाल आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से 3 सवाल, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से 3 सवाल 19 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। 19 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। हम 1% टाइम बर्बाद किए बिना सिंगल बाय सिंगल सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले 1 सेकेंड के लिए मैं आपको अपना टाइम बताऊंगा। गूगल पे लिखा गया है अभी का समय, और जैसे मैंने सर्च मारा टाइम आप देख सकते हैं, लगभग मिडनाइट को मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अच्छे से समझिए। और पहली बात, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। प्रतिशत का ये सवाल लगभग मैंने आपको 2 बार बता दिया है। आज मैंने लगभग सुबह जो वीडियो डाला था, यानी कि एक हिसाब से 18 तारीख को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी ये सवाल आया था। ठीक, मैं बताता हूँ क्या है कि 3,50,000 जनसंख्या वाले शहर में 2,50,000 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। कुल जनसंख्या का 30% साक्षर है और 31% पुरुष साक्षर है, तो महिला साक्षरता दर निकालना था। ये वाला सवाल दूसरी से तीसरी बार आ चुका है मेरे एनालिसिस वीडियो में। इसका मतलब क्या है, यानी कि लगभग ज़्यादातर शिफ्ट में ये सवाल आ रहा है। तो जिस दोस्त ने ये नहीं समझा है उसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसको रेशियो में बांटना ज़रूरी पड़ता है। रेशियो में कैसे बांटेंगे, तो टोटल जनसंख्या का पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या का रेशियो निकल जाएगा कितना, 5:2। तो कैसे आएगा, तो मेरे को दे रखा था 3.5 लाख, यहाँ पे दे रखा था 2.5 लाख, यहाँ पे दे रखा 1 लाख। 50,000 से काटूंगा तो 5:2 आ जाएगा। और पुरुषों की साक्षरता दर 31% दिया था, ओवरऑल मेरे को 30% दिया था। डेविएशन का एक मेथड होता है, डेविएशन में क्या दिया है कि 30% से ये 1% ज़्यादा है तो 1 का गुणा 5 में करेंगे और 5/2 करेंगे, यानी कि 30 में से 2.5 घटाएंगे तो 27.5% महिलाओं की साक्षरता दर आएगी। अगर ये आंकड़ा सही है, ये आंकड़ा मेरे 2 मित्रों के द्वारा मुझे मिला, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एक सवाल ये गलती से डल गया, हकीकत में परसेंटेज का सवाल ये था। मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही समझाऊंगा। एक संख्या के अंश में 40% की वृद्धि की जाती है, हर में 20% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न पुराने भिन्न से किस प्रकार अलग होगा। मैंने माना जो भिन्न है हमारा x/y, x/y में जो ऊपर वाला अंश होता है उसमें 40% की बढ़ोतरी हुई यानी कि 140। हर जो नीचे वाला होता है उसमें 20% की कमी यानी 80% हो गया। तो x मतलब ये वाला जो है ना हमारा, पुराने भिन्न से नए भिन्न में कितने का गुणा हुआ, ये क्वेश्चन था हमारा। तो मेरे को दे रखा था 14/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता है, इस भिन्न को जैसे काटेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न से जब हम दशमलव में जाएंगे तो आएगा 8 है कम 8, बचेगा 60, 8 सत्ते 56, 40 बचेगा, 8 पंच 40, तो 1.75 गुना ये संख्या है। इसके अलावा गलती से मैंने एक परसेंटेज का डाल दिया था, वो भी मैं आपको शांति से समझा देता हूँ कि 1210 रुपये प्रति दर्जन से 100 रुपये में अमरूद खरीदा जाता है और 965 दिया है। थोड़ा मेरे से मतलब गलती हो गया था कि 965 रुपये के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो प्रति दर्जन अमरूद का मूल्य बताइए। अमरूद का प्रति दर्जन ये लगभग 2 से 3 बार मेरे पास क्वेश्चन आ गया है और मैं पहली बार आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ दोस्त अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या है कि 1210 रुपये में 665 रुपये को अपने को जोड़ना है और 100 रुपये को डिवाइड करना है। समझ गए? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिख दिया ना। यही मतलब कुछ क्वेश्चन था, जैसा होगा मैं टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन डाल देता हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। तो हकीकत में क्या जाएगा कि 2175 भाग्या कितना करूँगा, 100 कर दूँगा।
तो हकीकत में एक अमरूद आएगा, लेकिन मुझे प्रति दर्जन निकालना है तो मुझे गुणा 12 करना पड़ेगा। 100 को काटना है तो यहाँ से मैंने 4 को काट दिया, यहाँ पे पीछे मैंने 75 देखा तो 25 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 80 7 87, 87 गुणा 3 करूँगा तो 261 आंसर आ जाएगा। एक दोस्त ने कमेंट में ऐसा बोला कि आप बच्चों की तरफ मत काटा करिए, तो इसीलिए मैं आपको ऊपर ऊपर समझाऊंगा। मैं ऐसा मानूंगा कि आपको काटना आ रहा है, लेकिन आप मेरी भाषा से समझ सकते हैं कि काटने का तरीका क्या है। इसके अलावा जो रेशियो है, रेशियो से 2 सवाल थे, ध्यान से देखिए। अनुपात, जिसको हम रेशियो के नाम से जानते हैं, चतुर्थानुपात का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिया क्या था कि 2.5 और 9.6 और 75 का चतुर्थानुपात निकालना था। बेसिक फॉर्मूला है A रेशियो B, मतलब A अनुपात B और डबल अनुपात C, यानी इसको प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है, यानी कि डबल अनुपात C, और निकालना था हमको चतुर्थानुपात, यानी कि B गुणा C हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 9.6 को 75 में गुणा करना है और 2.5 से भागा देना है। अल्टीमेट होगा क्या, ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट कट जाएगा, 25 तियाँ 75 और 3 का गुणा जब हम 76 में करेंगे तो 288 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन को समझ गए होंगे। सेम एक और सवाल था, ये वाला सवाल थोड़ा मेरे को असमंजस है कि ये वाला सवाल क्या किसी और फॉर्मेट में था, लेकिन 2 दोस्तों ने बोला ना चतुर्थानुपात ही पूछा था। देखो यहाँ पे था 16 मेरे को दिया था, A दिया था, 9 दिया था, जिसमें एक अज्ञात राशि है, यानी 16A और 9A का चतुर्थानुपात 324 है। तो A का मान ज्ञात करना था, A का मान ज्ञात करना है। A का मान ज्ञात करने के लिए चतुर्थानुपात का फॉर्मूला वापस लगाऊंगा मैं। कितना दिया था 324, तो 324 बराबर क्या करना है तो B गुणा C। तो B गुणा C का मतलब क्या हो जाएगा, A गुणा 9A। A का गुणा जब मैं 9A से करूँगा, बट्टे में मेरे को 6 से भागा देना पड़ेगा। अल्टीमेट 9 का पहाड़ा जब मैं पढ़ूंगा तो 9 तियाँ 27 का 3 और 9 छक 54, यानी ऊपर 36 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 2A है, यानी A स्क्वायर की वैल्यू दिया था तो 36 और 16 का अंडर रूट लूँगा तो A का वैल्यू 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A का वैल्यू 24 आ जाएगा। इसके अलावा समय, दूरी और चाल, समय, दूरी और चाल से एक सवाल था, काफ़ी पेचीदा नहीं था, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, आप अच्छे से देखिएगा। इससे पहले भी मैंने बताया था, ये सवाल मेरे शिफ्ट में आ चुका है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। एक व्यक्ति किसी दूरी का 3/8 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की गति और शेष दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। तो मैंने क्या बताया, माना कुल दूरी 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर में 60 की स्पीड में गया, बाकी 5 किलोमीटर जो है 40 की स्पीड से गया। औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपन कुल लिया गया समय। कुल दूरी 8 थी, कुल लिया गया समय क्या जाएगा कि 3/60 5/40। 3/60 को मैं 3 से काटूंगा तो 1/20 आएगा, 2 से गुणा करूंगा तो 2/40 आ जाएगा। कितना जाएगा, थोड़ा कैमरा सही कर देता हूं दोस्तों, तो 2/40 आ जाएगा। 2/40 प्लस 5/40 को जोड़ूंगा तो 7 और 40 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 320 में जब मैंने 7 का भागा दिया तो 45.7 आ जाएगा। कुछ दोस्तों का मानना है आंसर 46 आएगा। हो सकता है यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो आप 46 ही टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक्यूरेसी के साथ चल रहा हूँ। ये वाला जो अंश और हर का एक संख्या को चेंज करना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि संख्या 1.75 गुना हो रही है। इसके अलावा लाभ और हानि, लाभ और हानि का सवाल बहुत आसान था। इससे पहले मैंने कई वीडियो में आपको लाभ और हानि बता रखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताना है। जैसा बोला है वैसा लिख दो। 12 गुणा CP बराबर 9 गुणा SP, यानी कि CP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या आ जाएगा 3:4, यानी कि CP तुम्हारा 3 है, CP तुम्हारा 3 है, SP में 1 का प्रॉफिट होके 4 हो जाएगा, यानी कि लाभ परसेंट क्या होगा दोस्त, लाभ परसेंट 1% का प्रॉफिट हो रहा है कितने CP, यानी कितने क्रय मूल्य पर, तो 3 क्रय मूल्य पे, तो 1/3 को हम 33.33% के जानते हैं, यानी कि ये
फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू है, एकदम आसान। इसके अलावा डिस्काउंट का थोड़ा पेचीदा सवाल था, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। 950 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2.5 गुना है। यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं, क्रय मूल्य का 2.5 गुना विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य निकालना है। ओवरऑल मैं बताता हूँ शांति से कि ये अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस पे तुमको 20% का छूट मिलेगा, यानी कि अंकित मूल्य 950 में 80% निकाल दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 950 गुणा 80%, परसेंट को हटाऊंगा, नीचे 100 ले लूँगा, नीचे के 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो को काट लूँगा, 8 5 40 का जीरो, हाथ से लगो 4, 8 9 72, 4 76 आ जाएगा। यानी कि 760 जो है क्या है, विक्रय मूल्य। सवाल में कहा गया है कि क्रय मूल्य का 2.5 गुना विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 760, यानी कि सीपी यहाँ से जो मैंने बताया सीपी गुणा 2.5 760, 1 दशमलव काटा, जीरो लगाया, 25 से काटूंगा, 2 जीरो कट जाएगा, 4 आएगा, 4 गुणा 76, 4 गुणा 76 आ जाएगा 304। यानी कि जो सीपी है आपका क्रय मूल्य जो आपको निकालना है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 304 रुपया। ठीक दोस्त। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज से ये वाला सवाल बहुत बार मैंने आपको समझाया, हो सकता है कि नंबर थोड़ा अलग हो। ये वाला एक दोस्त ऐसा बोल रहे थे कि कुछ 121 करके था, 121 कटेगा ही नहीं, वो कैसे आंसर हो सकता है यार। 10% की वार्षिक दर से 3 सालों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1240 रुपया है, तो क्रय मूल्य बताइए। यानी कि हकीकत में बहुत बार मैंने बता दिया है कि 3 साल 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 33.1% होता है, साधारण ब्याज 30% होता है। तो 33.1% में 30% घटा दूंगा, 3.1% की वैल्यू कितना दिया था मेरे को, 1240 दिया था। कितना, 1240। 1 दशमलव में काटूंगा, पीछे जीरो लगाऊंगा, 1% की वैल्यू 400 आ जाएगी और मूलधन निकालना था। या वापस मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है, क्रय मूल्य नहीं है दोस्त, ये मूलधन है। मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ ना यार, तो चलता है, इतना आप लोग संभाल लिया करिए। मूलधन, समझ गए दोस्त। तो मूलधन मेरे को निकालना था, मूलधन कितना हो जाएगा, 100%, यानी कि 400 में जब मैं 100 का गुणा करूंगा तो 40,000 मेरा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बार आने वाला एसएससी जीडी 2024 का सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है ये। और सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा है 2025 में, 24 में बोला, 2025 जीडी में सबसे ज़्यादा किसी सवाल की चर्चा है, वो सवाल है 10वां। मैं आपको बताता हूँ। विजय 19 वर्ष और 20 वर्ष के अपने 2 बेटों को कुछ धन 1,53,000 दिया ताकि 25 वर्ष में उन्हें बराबर रकम मिल सके। यदि ब्याज दर 4% चक्रवर्ती है तो बड़े बेटे का धन बताइए। मैंने क्या माना कि बड़े बेटे का धन x रुपया है, तो बड़े बेटे का x, तो छोटे बेटे का कितना हो जाएगा, 1,53,000 माइनस x। यहाँ पे जो छोटा बेटा है वो 19 साल से 25 साल होने में उसको 6 साल का ब्याज मिलेगा। ये वाला बड़ा बेटा था, तो बड़े बेटे को 20 वर्ष से लेके 25 वर्ष यानी कि 5 साल का ब्याज मिलेगा। यानी कि बड़े बेटे को 5 साल का ब्याज, छोटे बेटे को 6 साल का ब्याज। बहुत से दोस्त बोलेंगे कि 26/25 कहाँ से आया, तो दोस्त 4% चक्रवर्ती ब्याज, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, प्लस 1/25। क्या होता है दोस्त, प्लस 1/25 हमारा वैल्यू होता है, प्लस 1/25 क्या हुआ, परसेंटेज। यानी कि 25 के समान में 1 का लाभ हुआ, यानी कि 25 में एक वैल्यू का ब्याज मिला। यानी कि 25 की वैल्यू 26 हो जाती है 5 साल के लिए, यहाँ पे 6 साल के लिए। तो 6 साल में जब मैं 5 साल काटूंगा तो 1 साल की वैल्यू बचेगी।
26x माइनस में यहाँ पे आएगा, 26 का गुणा 1,53,000 में करना पड़ेगा। 1,53,000 में मैंने 26 का गुणा किया, और जो 26 माइनस एक्स है जब बराबर के इधर लाऊंगा ना तो 51x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पे क्या है, जो 25 है ना, ये वाला आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वाली स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे लाया। मैं डायरेक्ट कर दिया। बहुत से दोस्त बोलते हैं आप बच्चों की तरह कैलकुलेशन कराते हो, रीज़न सिर्फ इतना है। 25 का जब यहाँ पे भागा है, यहाँ पे गुणा आएगा तो 25x, इधर का जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस 26x, टोटल 51x आएगा। 51x की वैल्यू 1,53,000 गुणा 26 था, यानी कि 51 को मैं काटूंगा तो 153 3 बार में कट जाएगा। 3 का गुणा 26 में करूंगा तो 78,000 एक्स, यानी कि बड़े बेटे की वैल्यू आ जाएगी। ये सवाल सच में दोस्त, अगर आपने नहीं सीखा है, पूरा वीडियो वापस 10 मिनट मतलब 2 मिनट पीछे जाइए, एक बार वापस समझिए। काफ़ी शांति से मैंने बताया है। एक बार और दोहरा देता हूँ। मेरे को 4% चक्रवर्ती ब्याज था, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी कि 25 में आपको 26 ब्याज मिलेगा। बड़े बेटे का सवाल पूछा था, बड़े बेटे का x, तो छोटे बेटे का टोटल रकम माइनस x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 25 से 26 हुआ। क्या हुआ दोस्त? 25 से 26 हुआ। 5 साल के लिए बड़े बेटे को मिला, छोटे बेटे को 6 साल के लिए मिला। 6 साल में मैंने 5 साल काट दिया तो 1 साल का बचेगा। 26 यहाँ पे दोनों रकम में गुणा होगा, और यहाँ पे जो ये 25 है सीधा आके 25 से गुणा हो जाएगा। 51x की वैल्यू आपको दिया है, x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक दोस्त, इसके अलावा एक बहुत लल्लू पंजू सवाल था। 8,700 की राशि का साधारण ब्याज पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना था। यानी कि रकम क्या दे रखा था? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? SI, यानी कि PRT/100। P यानी कि मूलधन कितना दिया था आप लोगों को? मूलधन आपको दिया था 8,470। 8,470 गुणा रेट आपको 5% टाइम यानी 2 वर्ष बट्टा 100, 5 दूना 10 का 1 जीरो कटेगा, ये जीरो 1 कटेगा। 847 आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी शांति से मैंने साधारण ब्याज के तीनों सवाल आपको बताए। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समझना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा औसत से एक सवाल ऐसा तगड़ा नहीं था, एकदम आसान था। तगड़ा सवाल है समय और कार्य का। सबसे पहले औसत, मोहम्मद और गिरीश की आयु का औसत 49 है। मोहम्मद और गिरीश की आयु का औसत 37 है। मोहन और गिरीश का औसत 24 है। तो गिरीश का औसत निकालना था। मैंने क्या किया? मैंने मोहन N कोड मान लिया, मोहम्मद को D मान लिया और गिरीश को G मान लिया। ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा एज का? 3 गुणा 49। फिर मैं बोलूँगा मोहम्मद जो दिया गया था, मोहम्मद और गिरीश का टोटल कितना हो जाएगा? तो 37 गुणा 3। सेम वापस मोहन और गिरीश का निकालूंगा 24 गुणा 3। हकीकत में निकालना आपको गिरीश का है। ये दोनों वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको मैं गोला कर देता हूँ ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू का गुणा करके आपको प्लस कर दोगे और ये सबको माइनस कर दोगे। नहीं बोलते यहाँ पे मोहम्मद एक बार है तो मोहम्मद से मोहम्मद चला जाएगा, घट जाएगा, और मोहन से मोहन घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे गिरीश भाई 2 बार हैं। दो गिरीश में से एक गिरीश घटेगा तो गिरीश की वैल्यू तुम्हारी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 37 गुणा 3 111 प्लस 24 तियाँ 72 माइनस 49 गुणा 3 147 मैंने घटाया। गिरीश का उम्र 36 वर्ष आ गया। हो सकता है दोस्तों किसी सवाल में मेरा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग समझा करिए, मेरे से भी गलती हो सकती है। किसी कार्य को PQRS क्रमशः 20, 40, 60, 30 दिनों में कर सकते हैं तो पूरा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि वो एकांतर दिन में काम करते हैं? तो सवाल थोड़ा वापस में बता देता हूँ कि PQR 20, 40, 60, 30 दिन में कोई कार्य करते हैं
तो एकांतर दिन में कार्य करते हुए वो कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो मैंने माना P 20, Q 40, R 60, S 30, एलसीएम निकाला 120 आ जाएगा। एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका है, सब में 10-10 दिख रहा है तो 10 मैंने लिया, फिर गुणा मैंने यहाँ से 4 उठाया, फिर 6 में मेरे पास 2 है, 3 बाकी रह गया तो मैंने 3 ले लिया। ओवरऑल यहाँ पे सबका मैंने क्या निकाल दिया, क्षमता यानी इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को सिंगल बाय सिंगल सबको जोड़ दिया तो एकांतर दिन में काम करना है तो 4 दिन में 15 काम, 4 दिन में 15 काम, और 15 का गुणा मैंने 8 में किया तो 15 अट्ठे 120 जो हमारा टोटल वर्क था। टोटल वर्क कितने दिनों में होगा, जब सारे सिंगल डे मिला के 8 बार ग्रुप में काम करेंगे, 1 बार ग्रुप, 2 बार ग्रुप, ऐसे 8 ग्रुप बनाएंगे तो कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। यानी कि 4 दिन में 15 काम हुआ तो 120 काम के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, आंसर आ जाएगा 32 दिन। कितना टाइम लगेगा, 32 दिन लगेगा। कैसे आया, शांति से आराम से मैंने बताया है। ये क्वेश्चन हकीकत में आज की शिफ्ट में आया है। एटेजिस डाटा तक ये था, डाटा मतलब जो होता है ना डिजिट संख्या, सेम टू सेम ये वाला था। मेरे दोस्त ने ये मुझे बताया है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ क्षेत्रमिति का सवाल बताने के बाद। एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 9876 है तो गोले का व्यास बताइए। गोले का व्यास निकालना था, इसका मतलब क्या हो गया, आपको दिया था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की वैल्यू दिया था, फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। 4 r स्क्वायर को मैंने आगे लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, क्या वैल्यू दिया था 9876। 11 से काटूंगा, 11 अट्ठे 88, 105 को 9 से काटूंगा, 6 हासिल बचेगा, 6 और 6 66 हो जाता है तो 6 से कट जाएगा 11, बचेगा 2। हकीकत में यहाँ पे r का स्क्वायर है, 2r और 2 गुणा 2 यानी कि 2r का स्क्वायर आप मान सकते हैं ना दोस्त। 2r का स्क्वायर क्या हो जाता है, अपना व्यास हो जाता है जो अपने को निकालना है। तो इधर बचा क्या, इधर बचा था, इसको मैंने वापस 7 से गुणा किया, ये वाला 7 यहाँ पे लिया, इसको 7 से वापस इसका गुणनखंड किया, 7 गुणा 128 आ जाएगा, 2 से काटूंगा ऊपर 64 आ जाएगा। 2r का स्क्वायर यानी कि d का स्क्वायर मेरे को दिया था और d अपना 56 आ जाएगा। d कितना आ जाएगा दोस्त, 56 आएगा। तो क्षेत्रमिति से गोले से सवाल था, काफ़ी शांति से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा LCF और HCF से एक था, 24, 36, 72, 54 का एलसीएम ज्ञात करना था। मेरे को सब में दिख रहा है 6 है तो मैंने गुणनखंड किया, 6 गुणा 4, 6 छंग 36, 6 12 छंग 72 और 6 9 54। सब में मेरे को क्या दिख रहा है, 6 कॉमन, 6 मैंने लिख दिया। पहले वाले भाई के पास गया तो इनके पास 4 एक्स्ट्रा था, 4 को लिख दिया। दूसरे वाले भाई के पास गया तो इनके पास 6 है, इसका मतलब क्या है, 4 ले लिया है, इसका मतलब 2 ले लिया है, 3 बचा इसमें, तो इसको मैंने वापस 3 नए सिरे से लिया। यहाँ पे 6 गुणा 12 था, 6 लिया हुआ है, 4 गुणा 3 यानी 12 ले लिया, बचा क्या 9। 9 में से एक 3 मैंने पहले ही लिया था, एक 3 वापस लेना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो 24 9 216। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत मिस्टेक कर दिया था, मेरा दिमाग थोड़ा थक गया था, गुणा भागा में मैंने गलती किया था जो मेरे से होता नहीं है। बोर्ड मास से मुझे लगता है 1 से 2 सवाल आया था। -20 -16 भाग्या -4 -3 आ जाएगा। माइनस को कभी भी छेड़ा नहीं जाता है, -4 का भाग्या -16 में दूंगा, आंसर +4 आएगा। बाकी ये एटेजिड सेम टू सेम मैंने उतार दिया, माइनस को +3 लिखा, और हकीकत में जब -4 को -16 में आप भाग देंगे तो +4 हो जाएगा। क्या दोस्त, +4 आ जाएगा। प्लस के आगे माइनस है, ओवरऑल माइनस आ जाएगा। -4 में अगर +3 करूँगा तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है -1 और -1 और -21, सॉरी -1 और -20 -21 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी शांति से मैंने सब शिफ्ट बता दिया। इसके अलावा मैं कुछ दोस्तों का नाम बताना चाहूँगा। एक है अमनदीप। अमनदीप भाई की वजह से आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट मिल पाया, ओरिजिनल सवाल मिल पाया। इसके अलावा आयुष कुमार, आयुष कुमार सच में इतना बढ़िया लड़का है ना, जम्मू कश्मीर का है, बहुत बढ़िया लड़का लगा। इसके अलावा एक नीतू करके लड़की है, उनका भी बहुत बढ़िया सवाल है, सिस्टर ने बहुत अच्छा हेल्प किया है।
और एक अनीस भाई करके हैं। तो ये भाइयों का दिल से धन्यवाद। अनीस भाई का धन्यवाद, आयुष कुमार जम्मू कश्मीर बहुत बहुत धन्यवाद, नीतू सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद, अमनदीप वो भाई को भी अच्छे से धन्यवाद। ये मेरी मेहनत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।